ये सिर्फ दो ऐसे ट्रेडिंग इंडिकेटर्स हैं जिनका मैं इस्तेमाल करता हूँ और जिन्होंने मुझे एक डे ट्रेडर के तौर पर रोज़ाना $1000 कमाने में मदद की है। In आज this की इस video, I'll वीडियो break में down the मैं आपको जो entire डे ट्रेडिंग custom setup स्ट्रैटेजी of these सिखाने वाला indicators हूँ as well as an वो entire बेहद सिंपल है। strategy to teach you इसमें everything सिर्फ from दो start to ट्रेडिंग finish. So by इंडिकेटर्स the हैं, end of this लेकिन video, यह you will आपकी have the ट्रेडिंग करने का exact पूरा तरीका strategy that I बदल use सकती to है। make अब over आप सिर्फ चार्ट्स को $1,000 per देखकर day as a कंफ्यूज नहीं day trader. होंगे कि आखिर करना क्या है, बल्कि इस वीडियो के बाद आपके पास एक क्लियर सेट ऑफ रूल्स होगा जो आपको हर दिन एग्जैक्टली बताएगा कि मार्केट में क्या करना है। लेकिन पूरी स्ट्रैटेजी समझाने से पहले सबसे पहले हमें इन इंडिकेटर्स की सही कस्टम सेटिंग्स करनी होंगी। तो सबसे पहले अपने चार्ट पर जाइए और इंडिकेटर्स वाले टैब को ओपन कीजिए। सबसे पहला इंडिकेटर है वीवैप। जब आप वीवैप सर्च करेंगे तो आपको वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस दिखाई देगा। मैं पर्सनली ऑटो एंकर्ड वीवैप, एसटी डेव बैंड्स वीवैप या बाकी किसी वर्जन का इस्तेमाल नहीं करता। सिर्फ नॉर्मल वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ही ऐड कीजिए। अब इसे अपने चार्ट पर ऐड कर लीजिए। इसके बाद वीवैप सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स ओपन करने के बाद सिर्फ एक सिंपल लाइन को छोड़कर बाकी सारी सेटिंग्स डिसेबल कर दीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रेडिंग करते समय मैं अपने चार्ट को जितना हो सके उतना क्लीन और सिंपल रखना पसंद करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपका चार्ट भी बिल्कुल साफ और आसान दिखे। अब वीवैप की सेटिंग पूरी हो चुकी है। अब दूसरा इंडिकेटर ऐड करते हैं जो है ईएमए। इसके लिए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल सर्च कीजिए और उसे चार्ट पर ऐड कर दीजिए। अब एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि दोनों इंडिकेटर्स का कलर ब्लू होगा, इसीलिए 9 ईएमए का कलर बदल दीजिए। मैं पर्सनली इसे येलो रखता हूँ और आखिर में आपका चार्ट कुछ इस तरह दिखाई देगा। तो यही वो दो इंडिकेटर्स हैं जो आपके चार्ट पर होने चाहिए, 9 ईएमए और वीवैप। अब समझते हैं कि ये दोनों इंडिकेटर्स आखिर करते क्या हैं। असल में ये दोनों आपको पूरे दिन की प्राइस एक्शन को समझने में मदद करते हैं। ईएमए हमेशा प्राइस के काफ़ी करीब रहता है और पूरे दिन की एवरेज प्राइस को फॉलो करता रहता है, जबकि वीवैप थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। वीवैप मार्केट में आने वाले वॉल्यूम के हिसाब से रिएक्ट करता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, जब मार्केट में एक बहुत बड़ा बुलिश मूव आया तो वीवैप भी काफ़ी स्टीप हो गया। जब वीवैप इस तरह स्टीप होता है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में काफ़ी हैवी वॉल्यूम आ रहा है। लेकिन अगर मार्केट सिर्फ साइडवेज मूव कर रही हो तो वीवैप लगभग फ्लैट या स्टैग्नेंट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ईएमए प्राइस के साथ साथ चलता रहता है। इसी वजह से मुझे दोनों इंडिकेटर्स एक साथ इस्तेमाल करना पसंद है, क्योंकि ये मुझे यह समझने में मदद करते हैं कि मेरी अगली एंट्री कहाँ बन सकती है। यही इन दोनों इंडिकेटर्स का मुख्य काम है। लेकिन स्ट्रैटेजी यूज़ करने से पहले दो बेहद ज़रूरी रूल्स हैं जो आपको हमेशा फॉलो करने होंगे। पहला रूल यह है कि क्योंकि वीवैप हमें ओवरऑल मार्केट ट्रेंड बताता है, अगर प्राइस वीवैप के ऊपर है तो मुझे सिर्फ बाई ट्रेड्स ही देखने हैं, यानी हमेशा मार्केट के ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है। ठीक इसी तरह अगर प्राइस वीवैप के नीचे ट्रेड कर रही है तो मुझे सिर्फ सेल ट्रेड्स ही लेने हैं। हमेशा ओवरऑल मार्केट ट्रेंड के साथ चलना है। यही इस स्ट्रैटेजी का पहला और सबसे महत्वपूर्ण रूल है। हमेशा वीवैप को फॉलो कीजिए। अब दूसरा रूल भी उतना ही सिंपल है। मैं सिर्फ उसी समय ट्रेड लेना पसंद करता हूँ जब वीवैप और ईएमए दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब हों। जैसे इस एरिया में देखिए, दोनों इंडिकेटर्स लगभग साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है ईएमए और वीवैप एक दूसरे से काफ़ी दूर हो जाते हैं। ऐसे समय पर मिलने वाले सेटअप्स उतने रिलायबल नहीं होते। इसलिए एक वैलिड ट्रेड तभी मिलेगा जब ईएमए और वीवैप दोनों एक साथ हों और उसी जगह मार्केट आपको डिसीजन लेने का मौका दे। अगर मैं चार्ट पीछे करके देखूं तो आपको कई एंट्रीज मिलेंगी और लगभग सभी वहीं होंगी जहां वीवैप और ईएमए एक दूसरे के करीब हैं। यहाँ वाला एरिया भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। लेकिन अगर ईएमए नीचे हो और वीवैप काफ़ी ऊपर हो तो ऐसे ट्रेड्स लेने से बचना चाहिए। अगर आपने इस एरिया में शॉर्ट ट्रेड ली होती तो मार्केट बाद में वापस ऊपर चली गई होती और आपका ट्रेड गलत साबित हो सकता था। इसलिए हमेशा वही ट्रेड्स लीजिए जहां वीवैप और ईएमए दोनों चार्ट पर एक साथ हों। अब जबकि हमने ये दोनों रूल समझ लिए हैं तो अब मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी शुरू से आखिर तक समझाऊंगा, ताकि आपको 100% क्लियर हो जाए कि हर ट्रेडिंग डे में आपको क्या करना है और इस स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करना है। याद रखिए, ये स्ट्रैटेजी बेहद पावरफुल है और जितनी पावरफुल है उतनी ही आसान भी है। तो चलिए अब इस पूरी स्ट्रैटेजी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ताकि इस वीडियो के आखिर तक आपको बिल्कुल साफ पता हो कि अब से हर ट्रेड कैसे लेनी है और हर ट्रेड के पीछे आपका लॉजिक क्या होगा। अब चार्ट पर ध्यान दीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया था
कि हमें वही ट्रेड्स लेनी हैं जहां वी वैप और ईएमए एक दूसरे के करीब हों। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है जिस पर हमें सबसे पहले ध्यान देना होगा, और वो है प्राइस एक्शन। जब प्राइस इस एरिया तक पहुंचती है तो हमें यह देखना है कि कैंडल्स आखिर क्या कर रही हैं। यहीं पर हमें अपना डिसीजन लेना होता है, और इसके लिए मैं दो ऐसी मेन स्ट्रेटजीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ। पहला सेटअप होगा ब्रेक, फिर रीटेस्ट, और उसके बाद उसी डायरेक्शन में कंटिन्यूएशन। दूसरा सेटअप होगा कि प्राइस सीधे ईएमए और वी वैप तक आए, वहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिले, और फिर मार्केट उसी डायरेक्शन में वापस मूव कर जाए। यानी जब प्राइस इन दोनों लाइंस तक पहुँचती है तो सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज़ होती है, या तो प्राइस इन्हें ब्रेक करके आगे निकल जाएगी या फिर यहीं से रिवर्स हो जाएगी। अब आपका काम है यह समझना कि उस समय प्राइस एक्शन आखिर क्या बता रही है। यहीं पर ज़्यादातर यूट्यूब वीडियोस आपको अधूरी जानकारी देती हैं। वो सिर्फ इतना कह देती हैं कि ईएमए और वी वैप का क्रॉसओवर आया, बस ट्रेड ले लो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ सिग्नल्स फॉलो ना करें, बल्कि ये समझें कि मार्केट के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है, ताकि इस वीडियो के बाद आपको प्राइस मूवमेंट पूरी तरह समझ आने लगे। तो अब आपको पता है कि हमें क्या ढूंढना है, या तो ब्रेक, रीटेस्ट और कंटिन्यूएशन, या फिर ईएमए और वी वैप तक स्ट्रॉन्ग पुश, उसके बाद रिजेक्शन, और फिर मूव वापस नीचे। अब देखते हैं कि ये सेटअप एक्चुअल चार्ट्स पर कैसा दिखता है। चलिए चार्ट पर चलते हैं ताकि आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे कि एंट्रीज़ कहाँ मिलती हैं। सबसे पहले मैं आपको एंट्री दिखाऊंगा, उसके बाद स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट और बाकी सारी इंपॉर्टेंट बातें समझाऊंगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था, यही वो सेटअप है जिसे आपको ढूंढना है। वी वैप के नीचे ब्रेक, फिर वी वैप और ईएमए का रीटेस्ट, और उसके बाद मार्केट का उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करना। लेकिन सवाल यह है कि हमें पहले से कैसे पता चले कि ऐसा होने वाला है। इसका जवाब सिर्फ एक है, प्राइस एक्शन। आपको कैंडल्स की लैंग्वेज समझनी होगी, यानी कैंडल्स आखिर ऐसा बिहेव क्यों कर रही हैं। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि एंट्री कहाँ लेनी है। अब इस पहली कैंडल को देखिए, इसमें ऊपर की तरफ काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। बायर्स ने मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन ध्यान दीजिए, प्राइस पिछले हाई को ब्रेक ही नहीं कर पाई। इसका मतलब बायर्स के पास इतनी ताकत नहीं थी कि मार्केट को और ऊपर ले जा सकें। अब दूसरी कैंडल को देखिए, इस कैंडल में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाई देता है। इतना स्ट्रॉन्ग कि इसने पहली कैंडल को पूरी तरह इनगल्फ कर दिया और प्राइस को नीचे धकेल दिया। इस स्ट्रैटेजी में मैं चाहता हूं कि आप दो चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें। पहली है कैंडल की विक, और दूसरी है कैंडल की बॉडी। कैंडल की विक मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताती है, और वो है मार्केट में किस साइड का प्रेशर है। अगर किसी एरिया में बार बार ऊपर की तरफ विक्स बन रही हैं और प्राइस नीचे क्लोज हो रही है, तो इसका मतलब मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर मौजूद है। सेलर्स लगातार बायर्स को पीछे धकेल रहे हैं। इसी वजह से कैंडल ऊपर जाने के बजाय नीचे क्लोज हो रही है। तो मार्केट ओपन होते ही हमें एक बात समझ आ जाती है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर मौजूद है। अब इसके बाद हमें दूसरी चीज़ चाहिए, और वो है मोमेंटम। अब यहाँ मोमेंटम दिखाई देना शुरू हो जाता है। जितनी बड़ी कैंडल बॉडी होगी, उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम और स्ट्रेंथ उस मूव में होगी। यहाँ क्लियरली बड़ी बेरिश कैंडल्स बन रही हैं जो स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड मोमेंटम दिखाती हैं। जैसे ही मार्केट पिछले लोस को ब्रेक करती है, मुझे कन्फर्मेशन मिल जाती है कि अब मार्केट के नीचे कंटिन्यू करने की संभावना काफ़ी बढ़ गई है। अब बात करते हैं टारगेट की। इसके लिए मैं थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पर जाना पसंद करता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस एरिया में काफ़ी लिक्विडिटी और डिमांड मौजूद है, तो हम इस एरिया को अपना टारगेट बना सकते हैं। अब वापस अपनी एंट्री पर आते हैं। अगर हम अपना टारगेट उसी डिमांड एरिया पर रखें तो आप देखेंगे कि मार्केट बिल्कुल वहीं तक मूव करती है। यानी इसी तरह आप इस पूरी स्ट्रैटेजी को शुरू से आखिर तक यूज़ करेंगे। लेकिन एंट्री और टारगेट के साथ साथ एक सही स्टॉप लॉस भी होना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आपको एक चीज़ समझनी होगी जिसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन, यानी ऐसा लेवल जहां पहुंचने के बाद आपका पूरा ट्रेड आइडिया गलत साबित हो जाए। रैंडम जगह पर स्टॉप लॉस लगाने की आदत अब छोड़ दीजिए। मुझे पता है बहुत सारे ट्रेडर्स बिना किसी लॉजिक के कहीं भी स्टॉप लॉस लगा देते हैं। बस सोचते हैं चलो यहाँ लगा देते हैं, लेकिन ऐसा स्टॉप लॉस किसी काम का नहीं होता। आपका स्टॉप लॉस हमेशा उसी जगह होना चाहिए जहां आपका पूरा सेटअप इनवैलिडेट हो जाए। तो इस सेटअप में मैं अपना स्टॉप लॉस ईएमए और वी वैप दोनों के ऊपर रखना पसंद करता हूं, क्योंकि अगर प्राइस इन दोनों लेवल्स के ऊपर चली जाती है तो ज़्यादा संभावना यही है कि मार्केट अब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। इसके अलावा
याद है हमने पहले जो हाइज़ देखे थे, अगर मार्केट उन हाइज़ को भी ब्रेक कर देती है तो डाउनसाइड वाला पूरा आइडिया ख़त्म हो जाता है। इसलिए आप अपना स्टॉप लॉस उन हाइज़ के थोड़ा ऊपर रख सकते हैं। ये काफ़ी मजबूत और लॉजिकल स्टॉप लॉस होगा, और अगर मार्केट टारगेट तक पहुंचती है तो आपको आसानी से लगभग 3-1 रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाता है, जो किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए एक शानदार सेटअप माना जाता है। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं जहां प्राइस सीधे वी वैप तक आती है और वहां से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेकर वापस नीचे गिरती है। हमें यह समझना होगा कि आखिर प्राइस एक्शन हमें ये सेटअप लेने की परमिशन कैसे दे रही है। याद रखिए, ऊपर से देखने पर यह एक इंडिकेटर स्ट्रेटेजी लगती है, लेकिन असली गेम इंडिकेटर्स का नहीं है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये समझना है कि इन इंडिकेटर्स के पास पहुंचकर कैंडल्स ऐसा बिहेवियर क्यों कर रही हैं। सिर्फ इस बात पर मत जाइए कि ईएमए और वीवैप का क्रॉसओवर हो गया तो ट्रेड ले लेना है। यही सबसे बड़ी वजह है कि ज़्यादातर ट्रेडर्स लगातार लॉस करते हैं। इसके बजाय हमें यह समझना होगा कि मार्केट के अंदर आखिर चल क्या रहा है और कैंडल्स ऐसा क्यों बिहेव कर रही हैं। अब मैं आपको एग्जैक्टली वही दिखाता हूँ। ध्यान से देखिए, जब प्राइस इस वीवैप एरिया तक पहुँचती है तो हमें क्या दिखाई देने लगता है? स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर। इस विक को देखिए, एक बड़ी सेलिंग विक, फिर दूसरी बड़ी सेलिंग विक, फिर तीसरी और फिर चौथी। लगातार 4 बड़ी सेलिंग विक्स इसी वीवैप एरिया पर बन रही हैं। यह हमें क्या बताती हैं? ये बताती है कि जैसे जैसे प्राइस वीवैप के पास पहुंच रही है, वैसे वैसे सेलर्स और मजबूत होते जा रहे हैं। अब ऐसे में हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? या तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल मिलेगा या फिर मार्केट इन हाइज़ को ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगी। अगर मार्केट इन हाइज़ के ऊपर निकल जाती है तो ऑब्वियसली अपसाइड कंटिन्यूएशन की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो अगला कंफर्मेशन हमें ईएमए से मिलेगा। अगर प्राइस ईएमए के नीचे ब्रेक कर जाती है तो हम अपनी एंट्री ढूंढना शुरू कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा? मैं किसी भी कैंडल पर एंट्री नहीं लूँगा। मैं एक क्लीन बेरिश कैंडल का इंतज़ार करूँगा। ऐसी कैंडल नहीं जिसमें बायर्स का काफ़ी प्रेशर दिखाई दे रहा हो, बल्कि एक स्मूथ और स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल। जैसे ही ऐसी कैंडल क्लोज होती है, मैं ट्रेड लेने के बारे में सोचूंगा। अब यहाँ देखिए, प्राइस ईएमए के नीचे क्लोज हो चुकी है। अब हम सोच सकते हैं, अगर मार्केट इस लो को भी ब्रेक कर देती है तो डाउनसाइड कंटिन्यूएशन मिलने की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी। इस सेटअप में आप अपना स्टॉप लॉस इन हाइज़ के ऊपर रख सकते हैं या फिर वी वैप के ऊपर। दोनों ऑप्शंस सही हैं। अब बात करते हैं टारगेट की। अगर आप फिबोनाची यूज़ करते हैं तो आप अपना टारगेट 50% लेवल पर रख सकते हैं। अगर आपको फेयर वैल्यू गैप की समझ है तो उसे भी टारगेट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर अभी आपको टारगेट्स की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो सिंपली किसी पिछले लो को अपना टारगेट बना लीजिए। यानी टारगेट चूज़ करने के कई तरीके हैं, लेकिन अगर आपको फिबोनाची अच्छे से आती है तो वही सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। अब देखिए, अगर आपने इस ट्रेड को होल्ड किया होता तो आसानी से लगभग 6-1 रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाता। और मज़ेदार बात यह है कि मार्केट यहीं नहीं रुकी। प्राइस आगे भी कंटिन्यू करती रही और लगभग 11-1 रिस्क टू रिवॉर्ड तक का मूव दे दिया, सिर्फ एक सिंपल एंट्री के दम पर। यही वजह है कि मैं हमेशा कहता हूँ, इंडिकेटर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्राइस एक्शन को समझना है। अब इसी चार्ट पर थोड़ा पीछे चलते हैं। यहाँ भी आपको वही चीज़ दिखाई देगी। देखिए, लगातार बड़ी बड़ी विक्स बन रही हैं, जो ये दिखा रही हैं कि मार्केट में अपसाइड की स्ट्रेंथ कमज़ोर पड़ रही है। अब इन कैंडल्स की बॉडी पर ध्यान दीजिए। बॉडीज़ काफ़ी छोटी हैं, इनमें ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, यानी बायर्स के पास मार्केट को ऊपर ले जाने की ताकत नहीं बची। तो ऐसे में मैं क्या करूँगा? मैं वेट करूँगा कि प्राइस ईएमए और वीवैप दोनों के नीचे ब्रेक करे। जैसे ही दोनों लेवल्स के नीचे ब्रेक और कंटिन्यूएशन मिलता है, मेरी एंट्री तैयार हो जाती है। इस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस या तो इन हाइज़ के ऊपर होगा या फिर इन पिछले हाइज़ के ऊपर, जो भी आपकी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से बेहतर लगे। इसके बाद आप इस ट्रेड को इन लोज तक होल्ड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको चार्ट पर कोई बड़ा फेयर वैल्यू गैप दिखाई देता है तो उसे अपना टारगेट बना सकते हैं। यानी सिर्फ इसी सिंपल स्ट्रैटेजी से एक के बाद एक कई हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स मिल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, आप इसे बार बार बैक टेस्ट कर सकते हैं। मैं खुद पिछले 5 सालों से इसी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसने मुझे लगातार शानदार रिजल्ट्स दिए हैं। मेरे स्टूडेंट्स भी हर दिन इसी स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हैं। इसी सिंपल कॉन्सेप्ट की वजह से मेरे एक स्टूडेंट निक ने $1 मिलियन से भी ज़्यादा फंडेड कैपिटल हासिल की। लेकिन याद रखिए, सिर्फ इंडिकेटर से कुछ नहीं होगा। असल फ़र्क तब आता है जब आपको चार्ट्स की असली लैंग्वेज समझ आने लगती है। अगर आप भी काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रहे हैं
और अभी तक मार्केट को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे, तो मैं हर महीने सिर्फ 5 ट्रेडर्स को पर्सनली वन ऑन वन मेंटर करता हूँ। मैं पिछले 5 सालों से ट्रेडर्स को ट्रेन कर रहा हूँ और 400 प्लस स्टूडेंट्स के साथ काम कर चुका हूँ। अगर आपको सच में ट्रेडिंग सीखनी है लेकिन आप लगातार लॉसेस के चक्कर से बाहर नहीं निकल पा रहे, या आपको समझ नहीं आ रहा कि सही नॉलेज कहाँ से मिलेगी, तो मैं इस जर्नी में आपकी मदद कर सकता हूँ। और अगर आपने मेरा ये सीक्रेट चैनल ढूंढ लिया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।